ठीक है, तो ये आपका असाइनमेंट 1 हो गया, जिससे आप मुझे नेक्स्ट फ्राइडे को सबमिट करवाएंगे। और इसमें आप ये बताओगे कि जो प्रोजेक्ट आप जिसका प्रपोजल मुझे मंडे को सबमिट करवा रहे हो उसके हिसाब से प्लान यहाँ पे लिस्टिंग करोगे, प्रोजेक्ट को मॉड्यूल्स में ब्रेक करोगे, फिर टास्क में ब्रेक करोगे। जितनी ज्यादा ब्रेकिंग आप टास्क में कर सकते हो, फिर ड्यूरेशन, वो सारे टास्क आप यहाँ पे ऐड ऑन करोगे, जो कि इनिशियल प्लान होगा। और इसी एमएस प्लान को हम फिर फर्दर साथ साथ मॉडिफाई करते चले जाएंगे और ज्यादा चेंज करते चले जाएंगे जैसे हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। अभी तो ये इनिशियल प्लान है, फिर बाकी हम इसको फर्दर और ज्यादा मॉडिफाई करते जाएंगे विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो एमएस प्रोजेक्ट का फीचर को एक्सप्लोर करते हुए आपने अपने प्रोजेक्ट की का प्लान यहाँ पे क्रिएट करना है एमएस प्रोजेक्ट का फीचर यूज करते हुए। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास असाइनमेंट हो गया। इससे रिलेटेड, असाइनमेंट से रिलेटेड और कुछ इश्यूज होंगे तो वो फिर हम व्हाट्सएप ग्रुप में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, और मैं काम ये करूंगी कि गूगल क्लासरूम पे मैं जो है वो कोर्स क्रिएट कर देती हूँ, उसका जो लिंक है वो मैं आपके साथ सेंड कर दूंगी। ऑफ कैसे हो सकता है बच्चे, आज तो लेट ही इतनी देर से हुआ है। एक ही सेशन, तो 2 सेशन हुए हैं अभी तक 5 में से। कम से कम हम 4:15 या 4:30 तक जाएंगे। ठीक है, अब हम प्रोसेस मॉडल स्टार्ट कर रहे हैं। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। सॉफ्टवेयर प्रोसेस क्या है हमारे पास? सेट ऑफ टास्क विच वी आर परफॉर्मिंग इन डिफरेंट फेसेस। सो वी हैव डिफरेंट प्रोसेस मॉडल्स, और उन प्रोसेस को करने के लिए हमने क्या करना है, हमने डिफरेंट फेजेस बताने। हर फेजेस में हम क्या क्या काम कर रहे हैं वो हमारे पास प्रोसेस मॉडल है। ठीक है, सॉफ्टवेयर प्रोसेस इज अ सेट ऑफ एक्टिविटीज एंड एसोसिएटेड रिजल्ट। सॉफ्टवेयर प्रोसेस क्या है? एक सेट ऑफ एक्टिविटीज है जिसमें हम डिफरेंट टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, और हर टास्क परफॉर्म करने के बाद हमारे पास एक रिजल्ट सेट आएगा जो कि एक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बनाने में हमारे लिए हेल्पफुल होगा। Software engineering engineers carry out the activities. The common activities can be categorized into software process को आप इन 4 broad categories में break कर सकते हैं। First one is software specification, जिसमें आप सॉफ्टवेयर की पूरी फंक्शनैलिटी डिफाइन करेंगे। क्या क्या फंक्शनैलिटी सॉफ्टवेयर की हो सकती है, लिमिटेशंस क्या क्या हैं, कंस्ट्रेंट्स क्या क्या हैं उसके ऑपरेशंस पे। सेकंड वन इज डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर। वंस आपने सॉफ्टवेयर की स्पेसिफिकेशन दे दी, अब आप उसको डेवलप करेंगे। Develop means the software to meet the specification must be produced. ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप करें that should meet the specification, means जो आपने स्कोप और एनालिसिस किया है उसी के अकॉर्डिंगली सॉफ्टवेयर बिल्ड होना चाहिए। वैलिडेशन क्या होगी मेरे पास? आप सॉफ्टवेयर को वैलिडेट करें in order that it should ensure that it does what the customer wants. जो आपने स्पेसिफिकेशन दी है वो भी फॉलो होनी चाहिए सॉफ्टवेयर से, और जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी फुलफिल होनी चाहिए। एंड सॉफ्टवेयर एवोल्यूशन इज दैट कि अगर फर्दर कुछ चेंजेस आनी चाहें तो वो भी आप चेंजेस इजीली सॉफ्टवेयर में मॉडिफाई कर सकें, अपडेट कर सकें। क्लास, ये लो आप लोग इतना फ्रीक्वेंटली जो है वो मीटिंग लीव कर रहे होते हैं, लीव इन कर रहे होते हैं, ये क्या क्या चक्कर है? जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, ये सारा लॉग आपके एलएमएस पे रिकॉर्ड हो रहा है और वहां से आपकी जो अटेंडेंस है वो दोबारा से जो है वो वेरीफाइड होगी। Okay, so software processes, different processes organize these activities in different ways and are described at different levels of details. हमने सॉफ्टवेयर को एक साथ तो हम डेवलप नहीं कर रहे कि एक साथ सारी चीजें एनालिसिस भी होगा, डिजाइन, तो हम सॉफ्टवेयर को अकॉर्डिंग टू देयर कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट फेजेस में डिवाइड करते हैं, और हर फेज में डिफरेंट टास्क को जो है वो यूज कर सकें। हर ऑर्गेनाइजेशन में हैव डिफरेंट प्रोसेसेस। हर ऑर्गेनाइजेशन के अपने ओन प्रोसेसेस हो सकते हैं जो वो फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, सम प्रोसेसेस आर सुटेबल, हो सकता है एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक प्रोसेस सुटेबल हो, नेक्स्ट के लिए वो बेटर ना हो, तो इट्स varies on, it depends on organization. Software processes may varies from organization to organization. हो सकता है एक organization के लिए एक process helpful हो, दूसरे के लिए वो suitable ना हो। So हर organization can use different set of processes in order to develop software.
अगर आपने इन किसी भी सॉफ्टवेयर हाउस ने या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन ने इन अप्रोप्रिएट प्रोसेस यूज किया है किसी भी सॉफ्टवेयर को बिल्ड करने के लिए, तो वहां पे आपकी ओवरऑल क्वालिटी जो है वो रिड्यूस होगी, या जो आपके सॉफ्टवेयर की यूजफुलनेस है वो भी रिड्यूस हो जाएगी। क्योंकि अगर जो प्रोसेस है, जो आप किसी काम को, किसी सॉफ्टवेयर को बनाने का जो तरीका है, वो स्पेसिफिकेशन या वो स्टैंडर्ड ही अगर वैलिड नहीं है आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए, या आप कोई ऐसी टेक्नोलॉजी यूज करें जिसमें आपके डेवलपर्स की अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है, तो वो क्या होगा, वो आपके लिए हेल्पफुल नहीं होगा। Process models and its types. So we have different process models and different types of process models in software engineering. ठीक है, हर प्रोसेस मॉडल में डिफरेंट एक्टिविटीज हैं जो कि सेम है, लेकिन उसको करना किस ऑर्डर में वो जो है वो मैटर कर रहा होता है। सो वी हैव डिफरेंट प्रोसेसेस, देख लेते हैं वो प्रोसेसेस कौन कौन से हैं। वाटरफॉल प्रोसेस जो सबसे ज्यादा जाना और पहचाना जाता है, दैट इज वाटरफॉल मॉडल, जिसमें अब बहुत ज्यादा इश्यूज आ गए हैं, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं, जिसको ओवरकम करके करके हम इंक्रीमेंटल मॉडल की तरफ मूव कर गए। डिफरेंट हमारे पास जनरल प्रोसेस मॉडल्स कौन से हैं? सबसे पहले वाटरफॉल मॉडल है, प्रोटोटाइपिंग मॉडल, रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट मॉडल है, कोड एंड फिक्स मॉडल है। एवोल्यूशनरी मॉडल में दो टाइप्स आती हैं हमारे पास, स्पाइरल मॉडल एंड इंक्रीमेंटल मॉडल। एंड लास्ट वन इज यूनिफाइड प्रोसेस मॉडल। इसके अलावा भी बहुत सारे मॉडल हो सकते हैं, बट जो जेनेरिक क्लासेस हैं जो ज्यादातर सॉफ्टवेयर हाउसेस में यूज हो रही हैं वो ये प्रोसेस मॉडल्स हैं। ठीक है, अब कौन सा प्रोसेस मॉडल चूज करना है कौन सी ऑर्गेनाइजेशन से, अगेन इज डिपेंड ऑन डिफरेंट क्वेश्चंस। वो क्वेश्चंस क्या क्या हो सकते हैं कि हमने जो नेचर ऑफ प्रोजेक्ट क्या है हमारे पास, कौन कौन से मेथड्स और टूल्स यूज होने, और हमें कौन कौन से कंट्रोल्स और वर्किंग डिलीवरेबल्स चाहिए, और हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं, लाइक हमारे पास जो डेवलपर्स हैं, जो इंजीनियर्स हैं, वो किस टाइम के प्रोसेस मॉडल के लिए सुइटेबल हैं। क्योंकि प्रोसेस मॉडल्स के लिए भी कुछ ना कुछ अपनी जो है वो उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं, अगर वो रिक्वायरमेंट्स आप फुलफिल कर रहे हैं तभी वही प्रोसेस मॉडल आप ऑप्ट कर सकते हैं। ठीक है, so these generic models mentioned on the previous slides are not definite description of software processes, rather they are useful abstraction। ठीक है, ये यूजफुल एब्स्ट्रैक्शन यूज हो सकता है कोई एक सॉफ्टवेयर हाउस इन दोनों का कॉम्बिनेशन यूज कर रहा हो, इनमें से किसी भी दो का। ठीक है, सो ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि यही यूज होगा और हमेशा यही यूज होता रहेगा। हो सकता है कि आप वाटरफॉल यूज कर रहे हो और उसमें कुछ फ्लेवर दे रहे हो आप जो है वो रेड का, या आप प्रोटोटाइपिंग मॉडल के साथ स्पाइरल मॉडल यूज कर रहे हो, तो कोई दो प्रोसेस मॉडल है उससे ज्यादा का भी आप यूज कर सकते हैं। For many large system, of course, there is no single software process that is used. Different approaches are used to develop different parts of the system. Again, वही चीज कि कोई एक solution जो है वो किसी एक problem को completely cater नहीं कर रही होती. So we have multiple solutions. According to that, we can opt one of them. ठीक है, वाटरफॉल मॉडल है किसने इंट्रोड्यूस किया है? रॉयस ने 1970 में, जिसको हम लाइफ साइकिल भी कह रहे हैं। वाटरफॉल मॉडल के बहुत सारे नाम हैं, आप चाहें तो नोट डाउन कर लें। हम इसको लीनियर मॉडल भी कह सकते हैं, हम इसको सीक्वेंशियल मॉडल भी कह सकते हैं, हम इसको सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल भी कह सकते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल भी कह सकते हैं, वाटरफॉल भी कह सकते हैं, ट्रेडिशनल लाइफ साइकिल भी कह सकते हैं, ट्रेडिशनल मॉडल भी कह सकते हैं। तो ये सारे डिफरेंट नेम है जो वाटरफॉल मॉडल के साथ एसोसिएटेड है। ठीक है, द ओल्डेस्ट एंड वाइडली यूज्ड मॉडल। वाइडली तो अब मैं इसको नहीं कहूंगी, हम इसको कह सकते हैं जो सबसे ज्यादा ओल्डेस्ट यूज्ड है, और वाइडली भी यूज्ड हो रहा है, बट इसके साथ अब और प्रोसेस मॉडल्स भी लिंक अप हो गए। ठीक है, यहाँ पे क्या है, लाइक अ वाटरफॉल। वाटरफॉल का क्या मतलब है? टॉप टू डाउन अप्रोच यहाँ पे यूज हो रही है। टॉप टू डाउन अप्रोच मींस आपने फेजेस डिफाइन कर दिए और आप उन फेजेस को उन्हीं सीक्वेंस में परफॉर्म कर रहे हैं। It suggests a systematic sequential approach from requirement analysis to support phase। यानी कि requirement लेने से लेकर maintenance तक आप waterfall approach use कर रहे हैं। A product is delivered after the linear sequence is complete। जैसे एक पूरी sequence complete होगी तभी project आपके पास deliver होगा, उससे पहले हर phase के end में documentation, हर phase के end में डॉक्यूमेंटेशन। सो जब तक आप लास्ट फेज में नहीं पहुंचेंगे, जब तक आपके पास कोई भी एक वर्किंग प्रोडक्ट नहीं होगा जिसको आप इवेलुएट कर सकें। ठीक है, दिस इज एसडीएलसी और वाटरफॉल मॉडल। सबसे पहले प्लानिंग, पूरे प्रोजेक्ट की एक साथ प्लानिंग, फिर उसके बाद आप उसी प्लान को एनालिसिस करेंगे। वंस एनालिसिस कंप्लीट हो जाएगा फिर आप इसको डिजाइन करेंगे। डिजाइन पूरे प्रोजेक्ट का एक साथ कंप्लीट हो गया, डेवलप करेंगे।
डेवलपमेंट हो गई, टेस्टिंग, टेस्टिंग परफॉर्म हो गई, इम्प्लीमेंटेशन एंड देन मेंटेनेंस। ये वही है जो हमने 7 टास्क और इनकी एक्टिविटीज देखी थी, डिफरेंट फेजेस। इन फेजेस को हम कैसे कर रहे हैं, 1 बाय 1, और ये सारे फेजेस आपस में एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं। यू कैन नॉट स्टार्ट एनालिसिस until you have complete planning. So सबसे पहले प्लानिंग कंप्लीट होगी तभी आप एनालिसिस में जा सकते हैं, एंड यू कैन नॉट मूव एनी वन फेज। आप प्लानिंग से डायरेक्ट डेवलपमेंट में नहीं जा सकते। और अगर एक प्रॉब्लम आई, लेट्स से टेस्टिंग फेज में कुछ प्रॉब्लम आई, तो उसको आप डायरेक्ट डेवलपमेंट में अपडेट नहीं करेंगे, बल्कि आपको स्टार्ट से पूरा काम दोबारा से स्क्रैच से करना पड़ेगा और उसको हर फेज में मॉडिफाई करना पड़ेगा। वाटरफॉल मॉडल की लिमिटेशन क्या है? A phase should not start until the, ये सारी चीजें मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। A phase should not start until the previous phase is signed off. जब तक पुराना फेज कंप्लीट नहीं होगा, जब तक आप नया फेज स्टार्ट नहीं कर सकते। तो फेजेस के बीच में आपस में डिपेंडेंसी है। आइट्रेशन इज कॉस्टली एंड इन्वॉल्व सिग्निफिकेंट वर्क। अगर आपने आइट्रेशंस करनी है, चेंजेस करनी है, तो वो क्या होगा, बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट करने पड़ेंगे और कॉस्टली भी होगा। मतलब वो सारी चीजें आपको स्क्रैच से हर जगह अपडेट करनी पड़ेंगी। सॉफ्टवेयर इज पुट इनटू यूज ड्यूरिंग फाइनल फेज ऑफ स्टडी। जब तक मेंटेनेंस या इम्प्लीमेंटेशन तक नहीं आ जाते, जब तक कोई भी वर्किंग सॉफ्टवेयर नहीं होगा। हर फेज में यू हैव टू वेट एंड यू हैव टू रिलाई ऑन जस्ट डॉक्यूमेंटेशन। पार्टीशनिंग इनटू द डिस्टिंक्ट स्टेजेस ऑफ प्रोजेक्ट इज इनफ्लेक्सिबल। आप प्रोजेक्ट को मॉड्यूल्स में ब्रेक नहीं कर सकते, पूरे प्रोजेक्ट को एक साथ लेके चल रहे हैं। रिक्वायरमेंट शुड बी वेल अंडरस्टूड। मींस फर्स्ट फेज पे ही जब आप प्लान कर रहे हैं, यहाँ पे ही सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स आपके पास फाइनलाइज होनी चाहिए। अगर होंगी तभी आप काम कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अभी कुछ रिक्वायरमेंट से स्टार्ट कर दिया, बाकी रिक्वायरमेंट्स बाद में एड ऑन हो जाएंगी। ऐसा कोई सिनेरियो नहीं है। सारी रिक्वायरमेंट एक साथ एक्सप्लिसिटली बतानी पड़ेंगी। व्हेन सारी रिक्वायरमेंट आपने एक साथ बता दी, उसी के बाद फिर आप प्लान करेंगे, एनालिसिस करेंगे उन्हीं रिक्वायरमेंट पे। और अगर कहीं चेंज होगा तो फिर वो सारे फेजेस दोबारा से रिपीट करने पड़ेंगे। एडवांटेज क्या है? इजी टू अंडरस्टैंड एंड इम्प्लीमेंट। इजी है, आसान है, आप इजीली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। reinforces good habits, define before design, design before code। कुछ इसकी अच्छी हैबिट्स भी हैं, वो क्या है? डिफाइन बिफोर डिजाइन। आप डिजाइन करने से पहले पहले सोचें कि हमें करना क्या है, एंड डिजाइन बिफोर कोड। और कोड करने से पहले आप पहले उसका एक डिजाइन मॉडल दे दें। आइडेंटिफाइज डिलीवरेबल्स एंड माइलस्टोन। हर फेज के एंड में आपको पता होगा कि प्लानिंग के बाद हम क्या क्या चीजें कर चुके होंगे, एनालिसिस के बाद, मतलब फेज बाय फेज आपके पास माइलस्टोन अचीव कर सकते हैं आप। वर्क्स वेल ऑन मैच्योर प्रोजेक्ट्स एंड वीक टीम। जब आपके पास टीम वीक हो, जिनके पास इतनी ज्यादा स्किल सेट ना हो, उनके लिए सुटेबल है। और जो मैच्योर प्रोडक्ट्स हो, मतलब ऐसी जिसमें सिमिलर पास्ट प्रोजेक्ट्स हो, जिन पे आप पहले भी काम कर चुके हैं, उनके लिए ज्यादा सुटेबल है। जो आपके पास नई प्रोजेक्ट्स, आपके पास प्रोडक्ट्स आ रही हैं, और जो आपके पास कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट्स आ रही हैं, उनके लिए इट्स नॉट हेल्पफुल। डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस क्या है? आइडियलाइज्ड है, डज नॉट मैच रियलिटी एज वेल। ठीक है, हम सारे के सारी प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट्स एक साथ एक्सप्लिसिटली नहीं बता सकते। अगर हमने ये बता दी एक साथ, तो वो जो हमारा फिनोमेना था कि सॉफ्टवेयर कैन इवॉल्व या वी कैन ऐड, ये सॉफ्टवेयर नेचर इज फ्लेक्सिबल, वो यहाँ पे फॉल हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, प्लानिंग फेज में ही यूजर को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं कि आपको सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स हमें अभी एक्सप्लिसिटली बतानी है। और ये इम्पॉसिबल है कि आप एक हफ्ते में या एक दिन में या 4 दिन में सारी की सारी सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स बता सकें। क्योंकि जैसे जैसे सॉफ्टवेयर डिजाइन होता चला जाएगा, वैसे वैसे और ज्यादा रिक्वायरमेंट्स उसमें आप चेंजेस मॉडिफाई करवा सकते हैं। तो इसीलिए ये आपकी रियलिटी से मैच नहीं करता। does not reflect iterative nature of exploratory development। iterative nature को जो है वो reflect नहीं कर रहा। iterative nature means हम कह रहे हैं कि हम और features ऐड करना चाहें और requirements ऐड करना चाहें, तो वो चीज यहाँ पे reflect नहीं हो सकती। unrealistic to expect accurate requirements so early in projects। बिल्कुल 100% accurate requirements आप start of project नहीं explicitly बता सकते। ठीक है, बता सकते हैं कि ये रिक्वायरमेंट है, लेकिन ये 100% ऐसे होगी, वो विद पैसेज ऑफ टाइम ही आप उसको प्योरीफाई करेंगे। वेरीफाई और प्योरीफाई कब होगा? जब टाइम आगे गुजरना स्टार्ट होगा। स्टार्ट में ही आप 100% नहीं बता सकते। सॉफ्टवेयर इज डिलीवर्ड लेट इन प्रोजेक्ट, डिले डिस्कवरी ऑफ सीरियस एरर्स। और जो एरर्स हैं, अगर लास्ट फेज में जाके पता चले टेस्टिंग में, सो अगेन
वो कहाँ आपको प्लानिंग में जाके अपडेट करना पड़ेगा, एनालिसिस, डिजाइन, वो सारी चीजें लाइक अ वाटरफॉल, आपको दोबारा से आप एक फेज पे जाएंगे, दोबारा से सारा रिपीट करना पड़ेगा। और अगेन टिल द लास्ट फेज कोई वर्किंग मॉडल नहीं है आपके पास। जब तक आप लास्ट फेज में नहीं जाएंगे, जब तक आप कुछ भी डेवलप नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ तक कोई क्वेश्चन तो नहीं है वाटरफॉल मॉडल से रिलेटेड क्लास? अगर कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है, कोई चीज समझ नहीं आई, सो यू कैन आस्क। किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है? ओके, द नेक्स्ट मॉडल इज प्रोटोटाइप मॉडल। प्रोटोटाइपिंग में हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले आपने कस्टमर से कम्युनिकेट किया, उनसे रिक्वायरमेंट ली, आपने एक इनिशियल मॉडल बना लिया, उस मॉडल की बेसिस पे आपने कस्टमर को दिखाया वो मॉडल, कस्टमर ने सेटिस्फाई किया, फिर दोबारा कस्टमर से कम्युनिकेट किया थ्रू आउट आप प्रोटोटाइपिंग बेसिकली क्या है, एक्चुअल सिस्टम बनाने से पहले आप उसका एक वर्किंग मॉडल बना दें, यूजर इंटरफेस। अब यूजर इंटरफेस से रिक्वायरमेंट लेना और ज्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है, ऐसी वर्बली कम्युनिकेट करना कि ये चीज ऐसे होगी, ये ऐसे होगी, उससे बेटर ये कि आप उनको एक लेआउट बना दें इंटरफेस, जिसमें ये बटन होगा, ये लिंक्स होंगे, यहाँ क्लिक करने पे यहाँ जाएंगे आप, यहाँ क्लिक करने पे यहाँ आएंगे, तो वहां पे वो आपको ज्यादा और बेटर एक्सप्लिसिटली रिक्वायरमेंट बता सकते हैं एज कम्पेयर टू वर्बली कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो वो जब एक आपके पास चीज आ जाएगी सामने, उसकी बेसिस पे रिक्वायरमेंट देना और ज्यादा आसान हो जाएगा। It is an effective paradigm for software engineering. Generally, in this model, developers listen to customer. आप पहले कस्टमर से कम्युनिकेट करेंगे, उनकी रिक्वायरमेंट्स को अंडरस्टैंड करेंगे, उसके बाद उसी की बेसिस पे एक प्रोटोटाइपिंग बनाएंगे और फिर उस प्रोटोटाइप को कस्टमर से टेस्ट करवाएंगे। कस्टमर सेटिस्फाई हो गया, फिर दोबारा नेक्स्ट सेट ऑफ रिक्वायरमेंट से आप इसी की बेसिस पे सॉफ्टवेयर बिल्ड कर देंगे। The process is repeated until all the requirement of the systems। आप इसी प्रोसेस को बार बार रिपीट करते रहेंगे जब तक आपके पास सिस्टम की सारी रिक्वायरमेंट जो है वो आइडेंटिफाई ना हो जाए और आपके पास कॉम्प्लेक्स सिस्टम कैन बी डिजाइन फॉर द सिस्टम। ठीक है, जो आपके पास कॉम्प्लेक्स सिस्टम है जिसमें बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, डिपेंडेंसीज बहुत ज्यादा हैं, तो उसको भी आप मॉड्यूल्स में ब्रेक करके कस्टमर से थ्रू आउट रिक्वायरमेंट्स ले सकते हैं। प्रोटोटाइपिंग मॉडल को वैसे हम एज अ रिक्वायरमेंट गैदरिंग टूल यूज कर रहे होते हैं कि किसी भी मॉडल के साथ हम प्रोटोटाइपिंग मॉडल को यूज कर सकते हैं, विच इज बेसिकली यूज फॉर एज अ रिक्वायरमेंट गैदरिंग टूल। स्टेप्स क्या होंगे, सबसे पहले आपके डेवलपर्स कस्टमर से कम्युनिकेट करेंगे, उनसे उनको कंसल्ट करेंगे, उनकी सारी रिक्वायरमेंट्स को लेंगे। पहले आप जनरल ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन करेंगे कि मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, हम क्यों बनाने जा रहे हैं, कौन कौन से एरियाज हैं जहाँ पे जिनको आउटलाइन करना जरूरी है, और उसी की बेसिस पे फॉरन क्विक डिजाइन आप जनरेट कर लेंगे। और वो डिजाइन किस पे फोकस कर रहा होगा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ दोस एस्पेक्ट्स ऑफ द सॉफ्टवेयर दैट विल बी विजिबल टू कस्टमर यूजर्स, यानी कि फ्रंट एंड बेस्ड। फ्रंट एंड बनाएंगे, बैक एंड की नॉलेज तो कस्टमर को नहीं होगी, कौन सी क्लास में डाटा आ रहा है, कौन सी डेटाबेस के कौन सी टेबल में जा रहा है, ये सब चीजें उसके लिए हाइड होंगी। आप फ्रंट एंड की बेसिस पे कस्टमर से कम्युनिकेट करेंगे। देन आप प्रोटोटाइपिंग इज कंस्ट्रक्टेड, प्रोटोटाइप कंस्ट्रक्ट हो गई और उसी प्रोटोटाइप को आप क्या करेंगे, इवेलुएट करेंगे, कस्टमर से वेरीफाई करेंगे जब तक आपका कस्टमर सेटिस्फाई नहीं होगा। नहीं, इसकी वो आप वो ले लेना, ट्रायल पे भी मिल जाएगा आपको, या ऑनलाइन टूल भी यूज कर लें इसका। आइट्रेशन कैन अकर टू सेटिस्फाई द कस्टमर नीड्स। ठीक है, आप अगर कस्टमर कह रहे हैं कि नहीं ये चीज ऐसी नहीं ऐसी, तो फिर उसी करंट प्रोटोटाइप को आप दोबारा से मॉडिफाई करेंगे। ठीक है, कैन बी यूज एज अ टूल फॉर रिक्वायरमेंट गैदरिंग। सुटेबल सिनेरियो क्या है आपके पास, कब यूज करना चाहिए, जब जनरल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सॉफ्टवेयर आर डिफाइंड, जब सॉफ्टवेयर के पहले ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन हो, डिटेल रिक्वायरमेंट्स ऑफ इनपुट प्रोसेसिंग एंड आउटपुट आर नॉट आइडेंटिफाइड, जिसके लिए फिर आप प्रोटोटाइपिंग करेंगे। efficiency of algorithm is not sure and adaptability can take place, जब मल्टीपल आपके पास मल्टीपल रिक्वायरमेंट ग्रोथ या चेंजेस के आपके पास ऐसा सिनेरियो जहाँ पे रिक्वायरमेंट बहुत फ्रीक्वेंट चेंज होने के चांसेस हैं, तो वहां पे आप प्रोटोटाइपिंग मॉडल की तरफ जा सकते हैं।
इस मॉडल के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? डिफाइंड रूल्स आर यूज्ड इन द प्रोटोटाइप टू आइडेंटिफाई द डिटेल रिक्वायरमेंट्स। आपने के यूजर ने जो रिक्वायरमेंट्स आपको दी हैं, उन्हीं रिक्वायरमेंट्स की बेसिस पे आप प्रोटोटाइपिंग मॉडल बनाएंगे जो कि हेल्प आउट कर रहा होगा आपको डिटेल रिक्वायरमेंट्स को लिस्ट डाउन करने में। तो इसको हम एक मॉडल नहीं कहेंगे, हम यूजुअली इसको एज अ रिक्वायरमेंट गैदरिंग टूल कंसीडर कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे भी हमारे पास प्रोटोटाइपिंग मॉडल में दो टाइप्स की प्रोटोटाइपिंग होती है, एवोल्यूशनरी एंड थ्रो अवे। एवोल्यूशनरी प्रोटोटाइपिंग क्या होगी? जिसको इवॉल्व, ये जो हम कह रहे हैं ना, यहाँ पे हम एक मॉडल बनाएंगे जिससे कस्टमर से कम्युनिकेट करेंगे, ये वाला एक मोकअप या रिवाइज बनाएंगे जो कि एक प्रोटोटाइपिंग होगी। एवोल्यूशनरी प्रोटोटाइप क्या होगी? उसी को इवॉल्व करके हम सॉफ्टवेयर का पार्ट बनाएंगे। थ्रो अवे क्या होगी? बस सिर्फ एज अ रिक्वायरमेंट गैदरिंग टूल लिया, प्रोटोटाइपिंग दिखाई, कस्टमर सेटिस्फाई हो गया, डिस्कार्ड कर दी, रिक्वायरमेंट्स को लिस्ट डाउन करके डॉक्यूमेंट करके डिस्कार्ड कर दी, फिर नेक्स्ट रिक्वायरमेंट ली, नेक्स्ट सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स ली, प्रोटोटाइपिंग बनाई, इंटरफेस बनाया, डिस्कार्ड कर दिया। दैट इज थ्रो अवे। काम के लिए बनाया, रिक्वायरमेंट्स ली, लिस्ट डाउन किया और उस प्रोटोटाइप को थ्रो अवे कर दिया, डिस्कार्ड कर दिया। एवोल्यूशनरी क्या है? उसी को इवॉल्व करते हुए फाइनल एप्लीकेशन डिजाइन कर ली। तो दो टाइप्स हैं एंड इट्स अप टू द ऑर्गेनाइजेशन कि वो किस टाइप पे फोकस कर रही है। थर्ड टाइप इज रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट। रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट क्या है हमारे पास? हम इसमें बहुत रैपिडली विद इन 3 मंथ्स के अंदर अंदर, विद इन 2 to 3 मंथ्स के अंदर हम सॉफ्टवेयर डेवलप करके कस्टमर के हैंड ओवर कर देंगे। ठीक है, और इट्स टाइप ऑफ इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट प्रोसेस। इंक्रीमेंटल का मतलब क्या है? यहाँ पे सीक्वेंस में काम नहीं होगा। वाटरफॉल में तो हम सीक्वेंस में काम कर रहे थे कि पूरे प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट को एक साथ प्लान करेंगे, एनालिसिस करेंगे, डिजाइन करेंगे। इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट प्रोसेस इज दैट कि पूरे प्रोजेक्ट को आपने कुछ मॉड्यूल्स में ब्रेक कर दिया कि फर्स्ट हाफ में हम ये मॉड्यूल पे काम करेंगे, सेकंड पे हम ये करेंगे, थर्ड पे ये करेंगे, फोर्थ पे ये करेंगे। इससे ये होगा कि आपका प्रोजेक्ट मॉड्यूल्स में ब्रेक हो जाएगा, कॉम्प्लेक्सिटी को आपने डिवाइड एंड कॉन्कर वाले रूल पे आप मैप कर रहे हैं, और हर फेज के एंड में कुछ ना कुछ वर्किंग मॉडल होगा। ऐसा नहीं होगा कि लास्ट फेज में आपको वेट करना पड़ेगा, और थ्रू आउट कस्टमर की इन्वॉल्वमेंट भी आप रखेंगे। और अगर आप वाटरफॉल में देखें तो यहाँ पे एक एडवांटेज, डिसएडवांटेज ये भी है जो उन्होंने लिस्ट डाउन नहीं किया, कि कस्टमर से जो कम्युनिकेशन है वो सिर्फ प्लानिंग और एनालिसिस के फेज में होगी बस। उसके बाद ये सारा काम डेवलपमेंट टीम का है। यहाँ पे कस्टमर से कोलैबोरेशन कम से कम होगी, जो कि एक डिसएडवांटेज है। वापस आते हैं रेड में। रेड में क्या होगा? सबसे पहले इस डायग्राम से हम इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपने पूरे प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट्स ली, उनको एनालिसिस किया, और एनालिसिस करने के बाद आपने क्या किया? उनको मॉड्यूल्स में ब्रेक कर दिया रिक्वायरमेंट्स को, और हर मॉड्यूल में आपने एक टीम असाइन कर दी कि लेट्स से मॉड्यूल 1 को टीम ए परफॉर्म कर रही है, मॉड्यूल 2 को टीम बी कर रही है, मॉड्यूल सी को टीम सी कर रही है। हर मॉड्यूल पे अलग अलग टीम दे दी, हर मॉड्यूल की अलग अलग एनालिसिस डिजाइन अलग से होगा, और इसके लिए आपके पास रीयूजेबल कंपोनेंट्स भी यूज होंगे रेड में। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? आपके पास रीयूजेबल कंपोनेंट्स, पहले वो ऑर्गेनाइजेशन सर्च करेगी, मतलब वो जो आपके पास टीम असाइन है वो टीम देखेगी कि हमारे पास डाटा रिपोजिटरी में क्या रीयूजेबल कंपोनेंट्स पड़े हैं इस सॉफ्टवेयर नेचर से को हेल्प आउट जो कर रहा हो। अगर बिल्ट इन आपके पास है तो उसको रीयूज कर लेंगे, अगर नहीं है तो फिर उस नए सॉफ्टवेयर कंपोनेंट को वो टीम डिजाइन करेगी और उसको जाके हिस्टोरिकल डाटा में ऐड कर देगी, जो कि हेल्पफुल होगा फिर नेक्स्ट इस टाइप के टास्क के लिए। तो यहाँ पे रीयूजेबिलिटी ऑफ कंपोनेंट का भी कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है कि हमारे पास जो लाइब्रेरी है उन लाइब्रेरी में कुछ ऐसे कंपोनेंट्स हैं, अगर हैं तो आप ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर कंपोनेंट को यूज कर लेंगे, अगर नहीं है तो आप उसको बिल्ड करेंगे और फिर उसके बाद रिपोजिटरी में अपनी लाइब्रेरी में ऐड कर देंगे ताकि वो नेक्स्ट टाइम आपको हेल्प आउट कर रहा हो। हर टीम ने अलग अलग काम किया और आपने उनको एक ड्यूरेशन दे दिया, लेट से हर टीम को 1 मंथ या 2 मंथ का, आपने यूजुअली यहाँ पे 60 to 90 डेज का ड्यूरेशन होता है। तो क्या हुआ? 60 to 90 डेज में हर टीम अपने अपने मॉड्यूल पे काम कर रही है, और उसके लिए वो रीयूजेबल कंपोनेंट भी यूज कर रही है जो आपके टाइम को कम कर देगी। हर टीम ने अलग अलग मॉड्यूल्स दिए, उसको आके यहाँ पे आप इंटीग्रेट कर देंगे और आपस में सारे सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स को टेस्ट करेंगे। इंटीग्रेशन करने के बाद फिर उसको इम्प्लीमेंट कर देंगे और मेंटेन कर देंगे। सो ये क्या है? आपके पास आसान है एज कम्पेयर, मतलब वैसे तो अगर इसको हम देखें
तो इसके एडवांटेजेस हमें ज्यादा नजर आ रहे हैं ओवर द वाटरफॉल मॉडल, बट इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। वो लिमिटेशन ये है कि इसके लिए आपके पास पहले तो सॉफ्टवेयर कंपोनेंट इटसेल्फ होने चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन मेच्योर होनी चाहिए कि उनके पास इतना डेटा हो जिसकी बेसिस पे वो काम कर सकें। दूसरी चीज ये कि इसमें जो टीम्स हैं, जो टीम आप असाइन कर रहे हैं, यहाँ पे टीम जो है वो स्किलफुल टीम्स होनी चाहिए। ऐसे नहीं है कि वीक टीम रेड मॉडल पे काम कर सके, हर कोई इस पे काम नहीं कर सकता। ठीक है, सो ड्रॉबैक्स क्या है आपके पास? रेड रिक्वायर्ड सफिशिएंट ह्यूमन रिसोर्सेज। आपको ह्यूमन रिसोर्सेज बहुत ज्यादा चाहिए क्योंकि हर मॉड्यूल्स के लिए आप डिफरेंट टीम्स एसोसिएट कर रहे हैं, तो आपके पास ज्यादा रिसोर्सेज रिक्वायर्ड होंगे। टू क्रिएट द राइट नंबर ऑफ रेड टीम्स इन अ लार्ज एंड स्केलेबल प्रोजेक्ट। अगर प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है, बहुत ज्यादा मॉड्यूल्स हैं, बहुत ज्यादा फीचर्स हैं, तो उनके लिए आपको बहुत लार्ज और स्केलेबल जो है वो टीम चाहिए होगी। रेड डेवलपर्स एंड कस्टमर्स शुड बी कमिटेड टू द रैपिड फायर एक्टिविटीज। टाइम ड्यूरेशन बहुत कम होता है, इसलिए आपको रैपिड फायर एक्टिविटीज परफॉर्म करनी होगी। अनसूटेबल केसेस क्या हैं? जब आपके पास टेक्निकल रिस्क बहुत हाई हो, तब आप ये कभी यूज नहीं करेंगे रेड मॉडल। और जब आपके पास नॉन मॉड्यूलराइज सिस्टम, मतलब एक ऐसी एप्लीकेशन जिसको आप मॉड्यूल में ब्रेक ना कर सकें, उसके लिए रेड हेल्पफुल नहीं। रेड वहां यूज होगी लार्ज प्रोजेक्ट्स के लिए विच कैन बी ब्रेक इनटू मॉड्यूल्स, ताकि आप हर मॉड्यूल्स के लिए टीम असाइन करके टीम उस पर काम कर सके। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है? रेड से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है? अगर कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क। जी क्लास, कोई क्वेश्चन नहीं है? ओके, सेशन एंड होने वाला है। एक सेशन और ले लेते हैं, एक सेशन और कर लेते हैं 40 मिनट का, फिर एंड कर देते हैं। 5 सेशन रिक्वायर्ड होते हैं। एक और मॉडल देख लेते हैं, कोड एंड फिक्स। आसान मॉडल है ये, जो सबसे पहले, ये तो वाटरफॉल से भी पहले यूज होता था। ये वो मॉडल है जो आप अपने प्रोजेक्ट के लिए यूज करते हैं, टर्म प्रोजेक्ट के लिए। ना कोई डिजाइन, ना कोई स्पेसिफिकेशन, डायरेक्ट ठकाठक कोड स्टार्ट कर दिया। ये वो मॉडल है। इसकी एग्जांपल भी मैंने आपको दे दी, जो आप लोग अपने टर्म प्रोजेक्ट के लिए यूज करते हैं। ठीक है, ना तो कोई डिजाइन है, ना कोई स्पेसिफिकेशन है, बस आपने डायरेक्ट कोड किया, फर्स्ट मर्जर इम्प्लीमेंट किया, मॉडिफाई करते रहेंगे, उसी में चेंजेस करते रहेंगे जब तक क्लाइंट सेटिस्फाई नहीं होगा। पोस्ट डिलीवरी मेंटेनेंस, वंस आपने डिलीवर कर दिया उसके बाद मेंटेनेंस होगी, और उसके बाद रिटायरमेंट। और जब तक पोस्ट डिलीवरी मेंटेनेंस जब तक होती रहेगी जब तक क्लाइंट सेटिस्फाई नहीं होगा। ये वो मॉडल है जो वाटरफॉल से भी पहले यूज हो रहा था, कि आपने डायरेक्ट कोड लिखा और फिर जब उसको इंटीग्रेट किया, प्रॉब्लम्स आई, उसको फिक्स करते रहे, मेंटेन करते रहे, और उसी कोड को अपडेट कर दिया। मींस कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, कोई डिजाइन नहीं है, कोई एनालिसिस नहीं है, रिक्वायरमेंट्स को लिस्ट डाउन नहीं किया, ठीक है ये चीज होनी चाहिए, ये चीज होनी चाहिए, उसी की बेसिस पे डायरेक्ट कोड आप लोगों ने स्टार्ट कर दिया। कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है हमारे पास ऐसे। इसके बाद हमारे पास क्या है? द इजी वे टू डेवलप सॉफ्टवेयर, द मोस्ट एक्सपेंसिव है। आसान है लेकिन सबसे एक्सपेंसिव है, क्योंकि हमारे पास कोई डिजाइन स्पेसिफिकेशन ही नहीं है। कुछ चेंजेस आ गए, कुछ प्रॉब्लम डाउन हो गई, उसको आप कैसे करेंगे? ठीक है, मीटिंग एंड हो रही है। इसी मीटिंग आईडी को दोबारा ज्वाइन करते हैं, फिर एक सेशन करके एंड कर देंगे।